सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारे CCSU MSU की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है पर्यावरण शिक्षा। आज का हमारा टॉपिक है हरित गृह प्रभाव क्या होता है, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसका क्या अर्थ होता है, क्या इसके कारण होते हैं होने के, कौन कौन सी गैसें करती हैं, प्रभाव क्या रहता है इसका। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तब हरित गृह प्रभाव, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। देखो क्या होता है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर बहुत सी हमारी वायु की परतें होती हैं, बहुत सी वायु की परतें होती हैं जो इस पृथ्वी को घेरे हुए हैं। अब सूर्य से किरणों के रूप में प्रकाश आता है, मतलब सूर्य की किरणें प्रकाश और उष्मा को अपने साथ लाती हैं, इन वायु की परतों से होती हुई पृथ्वी पर पहुंचती हैं। पृथ्वी से टकराकर ये जो किरणें होती हैं ये उष्मा में बदल जाती है, मतलब उष्मा रिलीज करती है अपने आप में से टकराकर। जो उष्मा ये रिलीज करती हैं, कुछ उष्मा तो हमारी पृथ्वी सोख लेती है, कुछ उष्मा हमारी पेड़ पौधे सोख लेते हैं, वे गर्म हो जाते हैं। और जो बाकी बची हुई उष्मा होती है वो पुनः पृथ्वी से टकराकर वायुमंडल से होते हुए आकाश में पुनः जाने का प्रयास करती है। यहाँ पर हमारे सामने हमारी वायु के परतें आ जाती है। जब वह उष्मा टकराकर वापस जाने का प्रयास करती है तो वायु की परतें उस उष्मा को आकाश में पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़कर बाहर जाने से रोकती हैं। वायु की परतें क्या करती हैं, उष्मा को यहीं पर कैद कर देती हैं पृथ्वी के वायुमंडल में। इससे क्या होता है, वो उष्मा पृथ्वी के वायुमंडल में ही रह जाती है और हमारा वायुमंडल गर्म हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। हरित गृह प्रभाव के कारण ही हमारी पृथ्वी गर्म है। अगर हरित गृह प्रभाव ज़्यादा होने लगे तो हमारी पृथ्वी ज़्यादा गर्म हो जाएगी। अगर ये परतें यहाँ हवा की कम हो जाएं तो ये जो ज़्यादा उष्मा है ये बाहर चली जाएगी तो हमारी पृथ्वी ठंडी हो जाएगी। तब हम कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही हमारी पृथ्वी गर्म है, उसकी सतह पर गर्मी बनी हुई है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, सूर्य से किरणों के रूप में प्रकाश आता है, किरणें पृथ्वी से टकरा, जो ये हमारी वायु की परतें हैं इनसे होती हुई किरणें तो आ जाती है, लेकिन जब ये किरणें पृथ्वी से टकराती हैं तो ये अपनी उष्मा रिलीज कर देती है, उष्मा में बदल जाती है। तो वो जो उष्मा है वो उष्मा वापस आकाश में जाने का प्रयास करती है, लेकिन ये वायु की परतें हैं उसे जाने से रोक देती है। इस प्रभाव को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। जो ये हमारी वायु की परतें हैं, अगर ये वायु की परतें पृथ्वी पर न होती तो पृथ्वी से सूर्य से जो भी उष्मा किरणें पृथ्वी पर आती वे पृथ्वी से टकराकर पुनः वापस चली जाती और हमारी पृथ्वी ठंडी रहती, बिल्कुल बर्फ का गोला बन जाती है, क्योंकि उष्मा को पृथ्वी पर रोके रखने के लिए हमारे पास कोई वायु की परत नहीं है। लेकिन अगर ये परतें ज़्यादा मोटी हो जाएं, ज़्यादा ठीक हो जाएं, तो सूर्य से जो प्रकाश किरणें आ रही हैं ये पूरी ही पृथ्वी पर कैद हो जाएगी। अगर ये पूरी पृथ्वी पर कैद हो जाएगी तो पृथ्वी का तापमान ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा गर्म पृथ्वी हो जाएगी और हमारे योग्य रहने के लिए नहीं रहेगी। तो ये है, तब ग्रीन हाउस इफेक्ट पृथ्वी पर गर्मी बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है, इसी के कारण हमारी पृथ्वी गर्म है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होने लगेगा, जो हवाएं जो परतें इस उष्मा को बाहर जाने से रोक रही हैं वे वायु ज़्यादा हो जाएगी, वे गैसें ज़्यादा हो जाएंगी हमारे वायुमंडल में, तो हमारी पृथ्वी ज़्यादा गर्म हो जाएगी। अगर ये गैसें कम हो जाएंगी तो हमारी पृथ्वी ठंडी हो जाएगी। दोनों ही स्थितियों में यह हमारे रहने योग्य नहीं बचेगी, हम समायोजन नहीं कर पाएंगे उन दोनों स्थितियों में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वायुमंडल में जो वायु की परतें हैं ये निश्चित अनुपात में होनी चाहिए, न तो ये कम होनी चाहिए न ये ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये निश्चित अनुपात में रहेंगी तो एक निश्चित मात्रा में ऊष्मा पृथ्वी पर रुकेगी और निश्चित मात्रा में पृथ्वी से बाहर चली जाएगी। तो जितनी आवश्यकता है उतनी हमारी पृथ्वी पर रुकेगी और हमारी पृथ्वी ठीक ठाक गर्म रहेगी। जितना टेम्परेचर उसका आजकल रहता है, सामान्य रूप से रहना चाहिए, उतना ही उसका रहेगा। लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट में दिक्कत क्या है, आजकल हम सुनते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसें ही हमें दिक्कत कर रही हैं। अगर हम इस सिद्धांत को देखते हैं जो मैंने आपको बताया है, इस हिसाब से तो हमें लगता है ग्रीन हाउस इफेक्ट एक अच्छी चीज़ है। हमारे जीवन को पृथ्वी पर बनाने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दिक्कत क्या हो रहा है, आजकल हम हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ा रहे हैं अपने वायुमंडल में, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई। तो इस तरह की हानिकारक गैसों की मात्रा हम बढ़ा रहे हैं। तब जो उष्मा पृथ्वी से टकराकर बाहर वायुमंडल में पहले चली जाती थी,
अब वह कम जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि हमने ज़्यादा गैसें बढ़ा दी है, ये परतें हैं जो ये मोटी कर दी है, वायु की जो परतें हानिकारक गैसें ज़्यादा बढ़ा दी है, जिस वजह से अब कम उष्मा की मात्रा, जैसे यहाँ से काफ़ी सारी उष्मा चली और यहाँ पर हल्की सी बाहर निकल पाती है, मतलब बहुत ही कम उष्मा की मात्रा आजकल बाहर निकल पा रही है, जिस वजह से हमारी पृथ्वी का जो तापमान है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी गर्म हो रही है ज़्यादा, वो जो ध्रुवों पर बर्फ़ है वो पिघल रही है, पर्वतों पर बर्फ़ है वो पिघल रही है, हमारे सामने अनेक दिक्कतें आ रही है। ये हो रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट में हम इस वजह से सुनते हैं क्योंकि आजकल हम गैसें ज़्यादा पैदा कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, जिससे जो उष्मा पहले बाहर चली जाती थी वो अब नहीं जा पा रही है, कम जा रही है और हमारी पृथ्वी धीरे धीरे गर्म हो रही है। और उस गर्म होने के कारण बहुत से परिवर्तन हमें देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि हमारे लिए दिक्कत बन सकते हैं। तो ये हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है, अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है, अब इसी को आपको लिखना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, एक ऐसी प्रक्रिया है जो पृथ्वी की सतह को गर्म बनाए रखने में मदद करती है। सूर्य का प्रकाश किरणों के रूप में वायुमंडल से होते हुए पृथ्वी पर आता है तथा पृथ्वी से टकराकर वह उष्मा के रूप में बदल जाता है। कुछ उष्मा तो पौधों द्वारा, भूमि द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, बाकी उष्मा वापस अंतरिक्ष में जाने का प्रयास करती है। तो सूर्य का प्रकाश आता है और यहाँ पर टकराकर उष्मा में बदल जाता है। तो कुछ उष्मा तो जो पृथ्वी पर चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं, खुद पृथ्वी है, वो अवशोषित कर लेती है, थोड़ा बहुत गर्म हो जाती है, लेकिन फिर टकराकर ही बाकी बची उष्मा वापस जाने का प्रयास करती है। जैसे किरणें आती हैं, टकराकर वापस जाने का प्रयास करती है ना, इस तरह से किरणें आती हैं, उष्मा में बदलकर ये टकराकर वापस जाने का प्रयास करती है वह उष्मा। तो बाकी बची हुई उष्मा वापस अंतरिक्ष में जाने का प्रयास करती है। इस समय वायुमंडल में उपस्थित कुछ गैसें इस उष्मा की अधिकांश मात्रा को आकाश में जाने से रोक देती है, जिससे यह उष्मा पृथ्वी के वायुमंडल में रह जाती है। तो ये जो हमारी वायु के परतें हैं, हमारी अलग अलग गैसें होती हैं वायुमंडल में, उनकी जो परतें हैं वे इस उष्मा को बाहर जाने से रोक देती हैं, यहीं पर कैद कर लेती है। ये जो उष्मा है उन गैसों की परतों से होकर नहीं निकल पाती। इससे क्या होता है, इस उष्मा का अधिकतर भाग यहीं रुक जाता है और पृथ्वी हमारी गर्म बनी रहती है। अगर ये उष्मा बाहर निकल जाएगी तो हमारी पृथ्वी ठंडी हो जाएगी। यह घटना हरित गृह प्रभाव मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाती है। और जो गैसें उष्मा को पुनः वायुमंडल से बाहर जाने से रोकती हैं, उन गैसों को हरित गैसें, हरित गृह गैसें, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। तो यह जो घटना है ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाती है, हरित गृह प्रभाव कहलाती है। और जो गैसें, जो ये गैसों की परतें हैं, जो ये गैसें हैं, इस उष्मा को बाहर वायुमंडल से बाहर आकाश में जाने से रोकती हैं, उन गैसों को हम ग्रीन हाउस गैसें बोलते हैं। अब इनके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ये कुछ हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें हैं, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। अब आप समझ पाए होंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। देखो, अगर आप जानते होंगे सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो बुध है और दूसरे नंबर पर शुक्र आता है, लेकिन शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म है, बुध सबसे ज़्यादा गर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बुध का अपना वायुमंडल नहीं है, ठीक है, बहुत ही हल्का है, अगर है भी तो। बुध का अपना ऐसा कोई अच्छा वायुमंडल नहीं है, जिस वजह से सूर्य की जो किरणें बुध पर पड़ती हैं वे टकराकर वापस चली जाती हैं। उन किरणों को, उस उष्मा को रोकने के लिए बुध के ग्रह में कोई वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल न होने के कारण हमारा बुध ग्रह सबसे गर्म नहीं है, बल्कि हमारा शुक्र ग्रह सबसे गर्म है, क्योंकि शुक्र ग्रह के पास वायुमंडल है। तो सूर्य किरणें शुक्र ग्रह पर आती है और जब वापस जाती है वह उष्मा, तो शुक्र ग्रह का वायुमंडल उसे वहीं रोक लेता है, जिस वजह से हमारा शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा गर्म है। इसी वजह से हम शुक्र ग्रह को सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने में हरित गृह प्रभाव का मुख्य योगदान है। इसी कारण पृथ्वी का वायुमंडल गर्म रहता है तथा सभी जीव, मनुष्य, वनस्पति आदि के निवास करने योग्य बनता है। अगर वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें कम हो जाएंगी तब सूर्य से आने वाली अधिकतर उष्मा बाहर निकल जाएगी तथा हमारी पृथ्वी का तापमान बहुत कम हो जाएगा। इस स्थिति में पृथ्वी पर जीवन पनप नहीं सकेगा। इसके विपरीत अगर वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की संख्या अधिक हो जाएगी तब अधिक उष्मा पृथ्वी के वायुमंडल में रुक जाएगी। इस स्थिति में पृथ्वी का तापमान औसत से बहुत अधिक बढ़ जाएगा और वह जीवन हेतु सुगम नहीं रहेगी। मतलब क्या हुआ, अगर जो ये क्रिया ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होने लगे या ज़्यादा होने लगे, दोनों ही स्थितियों में हम जीवित नहीं रहेंगे, हम समायोजन नहीं कर पाएंगे। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो प्रक्रिया है वो एक निश्चित मात्रा में होनी चाहिए। जो उष्मा पृथ्वी से बाहर जाना चाहती है, कुछ रुक जाए, कुछ चली जाए। तो ये हम चाहते हैं, पूरी ना तो रोकना चाहते, ना ज़्यादा रोकना चाहते और ना ही ज़्यादा छोड़ना चाहते हैं। ये हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है। अब पृथ्वी के जो वायुमंडल में कुछ ग्रीन हाउस गैसें पाई जाती हैं, वे ये हैं। तो टॉप की आप 3-4 याद कर लेना।
4 याद कर लेना आप, क्योंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? हमारी जलवाष्प है, वाटर वेपर H2O। जो हमारा नमी होती है ना हवा में, वो सबसे ज़्यादा हमारी ग्रीन हाउस गैस है, वो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का काम करती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर मीथेन है, फिर ओजोन है। तो ओजोन भी हमारा ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करती है। तो ये हमारी कुछ 4 गैसें हैं, इनके बारे में आप पढ़ लेना, बाकी ये 7-8 हैं, बाकी तो काफ़ी सारी है। अब देखो ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में आप यहाँ से अच्छे समझ पाएंगे। एक कार जो धूप में खड़ी हुई है, उसके अंदर का तापमान बाहर के तापमान से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। आप देखते होंगे, आपने कोई कार बंद कर दिया, शीशे वगैरह खिड़की वगैरह बंद कर दिया और धूप में खड़ी कर दिया। जब 1 घंटे बाद आते हैं तो आप देखते हैं जैसे ही आप खिड़की खोलते हैं तो भभकारा निकलता है उसके अंदर से, आप बैठ नहीं सकते, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है उसमें। क्यों होती है? क्योंकि सूर्य की किरणें शीशे से होते हुए अंदर तो आ गई, लेकिन जैसे में टकराकर उष्मा में बदलती है, वो उष्मा बाहर नहीं जा पाती, हल्की फुल्की शीशों से होकर बाहर चली जाती है, ज़्यादातर उष्मा हमारे अंदर ही कैद हो जाती है। तो कार के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही बढ़ता है। यही हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है। देखो जो ठंडे प्रदेश हैं या फिर सर्दियों के मौसम में हम कमज़ोर पौधों को उगाने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट का यूज करते हैं। उसके लिए हम हरित गृह बनाते हैं, हरित गृह हाउस बनाते हैं हम। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से बीज बो देते हैं अपने। ऐसे हमारे यहाँ पर ठंडी का मौसम है, गर्मी नहीं है, लेकिन ठंडी होने की वजह से ये बीज पौधों में नहीं बन रहे हैं, पौधे नहीं, मतलब ये बीज जम नहीं रहे हैं, पौधे नहीं उग रहे हैं, क्योंकि बीजों को उगने के लिए भी एक निश्चित तापमान चाहिए। अब अगर ये पौधे उग भी गए तो ठंड की वजह से इनके झुलसने की, फूकने के चांसेस रहते हैं, ठंड की वजह से पौधे झुलस जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से सर्कुलर मोशन, इस तरह से अपना किसी भी डिजाइन में जैसे भी आप करना चाहें, इन पौधों को चारों तरफ से पन्नी से या शीशे से बंद कर देते हैं। अब क्या होता है, हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है रोल में। सूर्य की किरणें इस पन्नी से होते हुए अंदर तो आ जाती हैं और टकराकर हमारी उष्मा में बदल जाती हैं, लेकिन वह उष्मा इस पन्नी से होते हुए पूरी बाहर नहीं जा पाती, कुछ चली जाती है, कुछ रह जाती है। इससे क्या होता है, हमारा अंदर का तापमान, इस ग्रह का तापमान बाहर के तापमान से ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ का तापमान जैसे ही ज़्यादा हुआ तो बीजों के बढ़ने के लिए, उगने के लिए, जमने के लिए उचित वातावरण मिल जाता है और ये पौधे अच्छी तरह जम जाते हैं। अगर ये बाहर रहेंगे तो ये फूक जाएंगे या फिर जमेंगे ही नहीं, क्योंकि बीजों को जमने के लिए भी एक निश्चित तापमान चाहिए। इसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। हरित गृह प्रभाव को इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि यदि आप धूप में कार खड़ी कर दें तो उसमें ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, क्योंकि शीशों से होकर जो उष्मा बाहर नहीं जा पाती। इसके परिणामस्वरूप गाड़ी का तापमान बढ़ जाता है। हरित गृह प्रभाव के सिद्धांत का प्रयोग कर ही सर्दियों में या ठंडे स्थानों पर पादप गृह बनाए जाते हैं। पादप गृह मतलब पेड़ पौधों के लिए घर बनाए जाते हैं, जिसमें पौधों को उगाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, पन्नी या शीशे का प्रयोग करके एक बंद घर बना देते हैं। हरित गृह प्रभाव के कारण अंदर का तापमान बढ़ जाता है और पौधों को पनपने के लिए उपयुक्त वातावरण मिल जाता है। अब देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हमने ज़्यादातर नेगेटिविटी सुनी है कि ये ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है तो हमें नुकसान हो रहा है। ज़्यादातर आप समाचार वगैरह में, न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में यही पढ़ते होंगे। वो क्यों है, उसके बारे में हल्का सा देख लेते हैं। वर्तमान समय में हरित गृह प्रभाव तथा हरित गृह गैसों का नाम हम नकारात्मक रूप से सुनते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है हमें कि इस प्रक्रिया के कारण हमारी पृथ्वी को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन आप भी जानते हैं, अब आपने पढ़ लिया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आजकल ग्रीन हाउस गैसों का नाम नेगेटिविटी में सुन रहे हैं। इसके जिम्मेदार भी हम स्वयं ही हैं। आज मानव प्रगति की राह पर इस तेजी से आगे बढ़ रहा है कि वह वातावरण के लिए बहुत सी हानिकारक तत्वों का उत्सर्जन कर रहा है। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हमारे मीथेन कुछ प्रमुख हैं। पिछले कुछ सालों में हमने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन में 40% की वृद्धि कर दी है, जो कि ग्रीन हाउस गैस है। और इस प्रकार ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा हम अपने वातावरण में, वायुमंडल में बढ़ा रहे हैं। और अगर हम वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ा देंगे तो वे ज़्यादा गर्मी को पृथ्वी पर ही रोक कर रखेंगे। इससे क्या होगा, हमारी पृथ्वी का औसतन तापमान निरंतर बढ़ेगा, जो कि एक चिंता का विषय है। पृथ्वी का औसतन तापमान 3 डिग्री सेल्सियस प्रति शताब्दी की दर से बढ़ रहा है। मतलब हमारी एक शताब्दी में 100 सालों में हमारा लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। भविष्य में इसके दुष्प्रभाव हमारे समक्ष नजर आएंगे। ध्रुवों पर जो बर्फ है वो पिघलने लगेगी, समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगेगा, रोग बढ़ने लगेंगे। ओजोन परत के बारे में आगे हम पढ़ेंगे
वो नष्ट हो जाएगी, जैव विविधता कम हो जाएगी, जलवायु परिवर्तन हो जाएगी, मौसम के पैटर्न बदल जाएंगे। तो इस तरह से दुष्प्रभाव हमारे सामने इस तरह नजर आएंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट था, उसका अर्थ था, आप समझ पाए होंगे। और आजकल आप नकारात्मकता में, नेगेटिविटी में नाम सुनते हैं, ग्रीन हाउस गैस है ये, इससे हमें बच के रहना है, इसको उत्पादन नहीं करना है, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगी ग्रीन हाउस गैस। तो वो क्यों है, क्यों हमें नेगेटिविटी में सुनने को मिलता है, उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं हमारे पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के क्या कारण है, क्यों हमारी ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं। देखो, ग्रीन हाउस गैसें हमारे पर्यावरण में बढ़ रही हैं। हमारे पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसें न तो बढ़नी चाहिए न घटनी चाहिए। तो घटने की तो हमारे यहाँ पे टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारे को घटने का चिंता नहीं है, हमारी तो बढ़ रही है। अब क्यों बढ़ रही है उस चीज़ को हम देखेंगे। तो बढ़ने के क्या कारण है, अब उन्हें देखते हैं हम। सबसे पहला है जीवाश्म ईंधन का जलना, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। देखो, जीवाश्म ईंधन ऐसे ईंधन होते हैं जो खोदकर हम भूमि से निकालते हैं या हमारी भूमि से प्राप्त करते हैं, लकड़ी वगैरह, कोयला, तेल वगैरह, जिनमें हम डायरेक्ट आग लगाते हैं वे जल जाते हैं, तो वो जीवाश्म ईंधन है। अब देखो, ऐसा कोई भी ईंधन जिसमें हम डायरेक्ट आग लगाते हैं वो जल जाता है, उससे धुआं काफ़ी होता है, और उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की काफ़ी सारी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। तो इस तरह के ईंधन का हमें कम प्रयोग करना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, उनका प्रयोग करना चाहिए हमें। वनों की कटाई, देखो हम जानते हैं वन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और प्राणदायिनी ऊर्जा, हमारी जो वायु होती है, ऑक्सीजन हमें प्रदान कर रहे हैं। लेकिन अच्छी लकड़ी की छांव में हम क्या करें, निरंतर पेड़ों को काट रहे हैं, जिससे अब वायुमंडल से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सोखने के लिए पेड़ हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार हमारी जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी मात्रा निरंतर बढ़ रही है। और CO2 क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा निरंतर बढ़ रही है पेड़ों के काटने से। रासायनिक उर्वरक, हमारी जो खेती संबंधी प्रक्रिया है उससे भी हमारी ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती हैं। देखो, खेतों में हम क्या करते हैं, उर्वरक डालते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं, कीटनाशी का प्रयोग करते हैं, खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं। जब ये हमारे खाद वगैरह सूर्य और जल के संपर्क में आते हैं तो ये बहुत सी हानिकारक गैसों का निर्माण करते हैं। जैसे हमारा यूरिया है, जैसे उस पर धूप लगती है तो हानिकारक गैसें, नाइट्रोजन वगैरह रिलीज करता है। बहुत से उर्वरकों में प्रयुक्त नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के प्रमुख योगदानकर्ताओं में एक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड हम गैस यूज करते हैं जो जल और सूर्य के संपर्क में आकर रिलीज हो जाती है, एक ग्रीन हाउस गैस है ये। तो हम अपने वायुमंडल में खेती करते टाइम पे ग्रीन हाउस गैस बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा उद्योग, ये मेन है फैक्ट्रीज। जो हमारी फैक्ट्री वगैरह लगी होती है उनमें चिमनी लगी होती है, चिमनी से धुआं निकलता रहता है, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, काफ़ी खतरनाक हानिकारक गैसें फैक्ट्री में से निकलती रहती है। ये भी हमारे एक कारण है जिसकी वजह से हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की संख्या बढ़ रही है। इसके अलावा भी जो उद्योगों के अपशिष्ट होते हैं, जैसे हॉस्पिटल के अपशिष्ट हो गया, पट्टी वगैरह, ये हॉस्पिटल का कचरा या हमारी जो फैक्ट्रियाँ उसका कचरा हम एक जगह पर एकत्रित कर देते हैं, वहाँ पर भी निरंतर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन में करती रहती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम विद्युत उपकरण। देखो, हम विद्युत के उपकरण काफ़ी सारे चलाते हैं अपने घर में, घरेलू उपकरण जैसे एयर कंडीशन, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, इस जैसे AC वगैरह, फ्रिज वगैरह। तो ये भी क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, इस तरह की ये काफ़ी सारी गैसें रिलीज करते हैं। अतः घरेलू उपकरणों के प्रयोग से भी हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ज़्यादा यूज करते हैं, बट ज़्यादा बढ़ाते हैं, तो इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। CFC ये पूछ लिया जाता है कि AC फ्रिज से कौन सी गैस बढ़ रही है या कौन सी ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है, वो CFC है। ऐसे याद कर लेना आप, CFC, इससे आपको पता चल जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। नेक्स्ट है यातायात के साधन। देखो, जो हमारे यातायात के साधन हैं, जो हमारे ट्रैक्टर, बस, कार, गाड़ी, तो ये क्या करते हैं, ये भी ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जित करते हैं, जैसे CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरह की गैसों का ये उत्सर्जन करते हैं। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। इस प्रकार जो हम गाड़ियाँ चलाते हैं, इधर से उधर जाने के लिए यातायात के साधनों का प्रयोग करते हैं, उनसे भी हम ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ा रहे हैं अपने पर्यावरण में। नेक्स्ट है जंगल की आग। देखो, जंगल में आग लग जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। सबसे पहली बात तो है हमारी ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है। दूसरी बात यह है, जंगल में आग लगती है तो जंगल नष्ट हो जाते हैं, इससे कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर
ऑक्सीजन में बदलने वाली हमारी जो पेड़ पौधे हैं वे नष्ट हो जाते हैं। तो दो तरह से प्रभावित करती है हमारी जंगल की आग। एक तो सीधा सीधा सा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाती है, दूसरा पेड़ पौधों को नष्ट कर देती है जो कार्बन डाइऑक्साइड को खत्म करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पालतू जानवर। देखो पेट्स, जो हमारे जानवर हैं ये भी हमारी ग्रीन हाउस गैसें रिलीज करते हैं। जैसे हमारे जो भी हम कृषि के साथ पालतू जानवर पालते हैं, वे जब खाना चबाते हैं, जुगाली वगैरह करते हैं, तो ग्रीन हाउस गैस निकलती है, मीथेन वगैरह, जैसे मीथेन, या जब गोबर करते हैं तो मीथेन रिलीज होती है। वो मीथेन भी हमारी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा जो दूसरे जानवर है, जैसे आप आर्कटिक अंटार्कटिक में देखते होंगे पेंगुइन वगैरह होते हैं छोटे छोटे से, वे भी जब पूप करते हैं तो वे भी मीथेन गैस रिलीज करते हैं। तो इस तरह से कुछ प्राकृतिक कारण भी हमारे हो सकते हैं कि हमारे पर्यावरण में मीथेन गैस या हमारी जो ग्रीन हाउस गैस है उनकी मात्रा बढ़ रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के प्रभाव। ग्रीन हाउस गैसें अगर बढ़ जाएंगी तो हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट की प्रक्रिया ज़्यादा होगी और हमारी पृथ्वी पर जो ऊष्मा की मात्रा है वो ज़्यादा रुकने लगेगी। ऊष्मा पृथ्वी से बाहर नहीं जा पाएगी, पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा हमारी कैद हो जाएगी। इससे क्या होगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। सबसे पहला प्रभाव तो ये देखने को मिलेगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, औसतन, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। अब आप समझ पाए क्या होता है। पहले किसी से हम पूछते थे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो बच्चे ज़्यादातर ये बोलते थे कि सर ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है, वो ग्लोबल वार्मिंग है, क्योंकि पता नहीं होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, हमारे पृथ्वी का औसतन तापमान बढ़ना ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण हमारी पृथ्वी का औसतन तापमान बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग मेन प्रभाव है अगर हमारी गैसें बढ़ जाएंगी। उसके अलावा कुछ और भी प्रभाव है, उनकी बात कर लेते हैं। पहला तो ग्लोबल वार्मिंग है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल का औसतन तापमान बढ़ना है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। अगर ग्रीन हाउस गैसें बढ़ जाएंगी तो हमारी पृथ्वी से ज़्यादा जो ऊष्मा है वो बाहर नहीं जा पाएगी, कैद होने लगेगी। अगर ज़्यादा ऊष्मा कैद रहेगी पृथ्वी के वायुमंडल में और पृथ्वी के वायुमंडल में कैद हो जाएगी हमारी ऊष्मा, तो इससे क्या होगा, हमारी पृथ्वी का जो औसतन तापमान है वो बढ़ जाएगा। इसे ही हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट है हमारा ओजोन परत ह्रास। देखो हमारी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो हमारे ओजोन गैस, जो ओजोन परत है हमारे वायुमंडल में, ओजोन परत है, उस ओजोन परत को नष्ट कर देती है। तो इस प्रकार की जो खतरनाक गैसें हैं उनको अगर हम बढ़ाएंगे, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा ज़्यादा करेंगे और इसमें भी ऐसी गैसें बढ़ाएंगे जो हमारी ओजोन परत को नष्ट कर देती हैं, तो इससे जो हमारी ओजोन परत है वो नष्ट हो जाएगी। जैसे ये पृथ्वी है, इसके वायुमंडल में समताप मंडल में ओजोन परत है जो पृथ्वी से आने वाली खतरनाक यूवी रेज को पृथ्वी पर जाने से रोकती है। लगभग 98% रेज को ये रोक देती है। अगर ये किरणें पृथ्वी पर आ जाएंगी तो पृथ्वी पर बीमारी वगैरह फैल जाएगी और भी हमारी स्किन के लिए नुकसानदायक होती है। एक तरह से रेडिएशन समझ लीजिए आप इसे, रेडिएशन टाइप में काम करेगी ये रेज। तो हमारी जो ओजोन परत है इसको भी नष्ट कर रही है हमारी। तो ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है और उनसे हमें बचाती है। यह पृथ्वी के समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत क्षरण, ओजोन परत ह्रास के परिणाम स्वरूप हानिकारक यूवी किरणें पृथ्वी की सतह पर प्रवेश करेंगी और त्वचा कैंसर हो जाएगा। जलवायु में वो काफ़ी बदलाव आएगा। इसका प्रमुख कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन सहित अन्य गैसों में बढ़ोतरी है। जो ग्रीन हाउस गैस है उनमें बढ़ोतरी है। नेक्स्ट है हमारा ध्रुवीय बर्फ पिघलना। देखो अब क्या होगा, हमारी पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग होगी। अगर हम ज़्यादा गैसें रिलीज करेंगे, ग्रीन हाउस गैसें, पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग होगी, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा तो पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो बर्फ़ है वो भी तो पिघलेगा, क्योंकि तापमान तो वहाँ पर भी बढ़ेगा, तो वो पिघलेगा। अगर वह पिघलेगा तो समुद्र का जल स्तर भी बढ़ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा, जिससे ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएगा। ध्रुवीय बर्फ का पिघलना जलवायु परिवर्तन का एक संकेत होता है। यह बर्फ पिघलना मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों से प्रेरित है। पिछले 30 वर्षों में आर्कटिक की सबसे पुरानी और सबसे मोटी बर्फ में गिरावट आई है। तो आर्कटिक मतलब ऊपर वाला, पृथ्वी के 2 पोल होते हैं ना, इस तरह की पृथ्वी है, तो ये ऊपर वाला आर्कटिक, नीचे वाला अंटार्कटिक। तो जो ऊपर वाला है उसकी काफ़ी ज़्यादा मोटी पहले पुरानी बर्फ़ पिघलने लगी है अब। तो समुद्र का जलस्तर बढ़ना, देखो जब हमारी ध्रुवीय बर्फ पिघलेगी और हमारी जो पहाड़ों पर बर्फ़ है वो पिघलेगी, तो वो सारा पानी कहाँ आएगा, समुद्र में ही तो आएगा। तो समुद्र का बर्फ पिघलेगा, तो
तो इससे क्या हो रहा है, हमारा आजकल हम जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हैं तो प्रति वर्ष 0.12 इंच हमारा समुद्र ऊपर बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ध्रुवीय बर्फ पिघल रही है और जो पहाड़ों पर बर्फ है वो पिघल रही है। आर्कटिक ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज़्यादा प्रभावित पर वो क्षेत्र है। तो हमारा जो ऊपर वाला नॉर्थ पोल है वो ज़्यादा प्रभावित है ग्लोबल वार्मिंग से। वो ऊपर भी हमने बात कर ली थी इससे, क्योंकि इसकी पुरानी बर्फ है वो अभी पिघल रही है। लेकिन अगर हम साउथ पोल की बात करें, अगर किसी कारण हमारा साउथ पोल पूरा पिघल जाए तो हमारा 200 फुट जल का स्तर ऊपर बढ़ जाएगा और बहुत सा हमारा भूभाग जहाँ पर हम रह रहे हैं वो डूब जाएगा। तो 200 फुट हमारा जल स्तर ऊपर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जलवायु परिवर्तन होना, क्लाइमेट चेंज इन क्लाइमेट। देखो क्या होगा, हमारे यहाँ का पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, बर्फ पिघलेगी, ओजोन परत फट जाएगी। तो क्या होगा, हमारे आसपास की जलवायु बदल जाएगी, मौसम का पैटर्न बदल जाएगा, बारिश जिस तरह से होती है अलग तरह से होगी, जलवायु शुष्क हो जाएगी हमारी। तो हमें जलवायु और मौसम में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारी जैव विविधता कम होना। देखो जैसे हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ने के कारण हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। तो अगर हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा तो उस बढ़े हुए तापमान की वजह से बहुत से हमारी वनस्पतियाँ और जीव हैं जो अपने आप को समायोजित नहीं कर पाएंगे, अपने आप को उस नए तापमान में ढाल नहीं पाएंगे और विलुप्त हो जाएंगे। ऐसा आपने पहले भी सुना होगा कि बहुत से पशु पक्षी थे जो अब दिखाई नहीं देते, में विलुप्त हो गए हैं, क्योंकि गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, जलवायु बदल रही है, मौसम मानसून बदल रहा है, मौसम बदल रहा है। तो उस बदलाव में बहुत से जीव ढाल नहीं पाते अपने आप को। जब वे ढाल नहीं पाते तो पूरी तरह विलुप्त हो जाते हैं। इसका प्रभाव भोजन श्रृंखला पर पड़ता है और हमारी जैव विविधता में कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा स्मोक बनना। देखो स्मोक के बारे में तो आपने पढ़ लिया होगा, दिल्ली में स्मोक बनती है, दिल्ली ने फेमस कर दिया है स्मोक, नहीं तो पहले हमें समझाना पड़ता था। तो एक तरह से हमारी धुआं एक साथ जम जाता है तो वो स्मोक होता है। धुआं और कोहरे के मेल से हमारा स्मोक बनता है। यह प्राकृतिक तरीकों और मानव निर्मित तरीकों दोनों कारण हो सकता है। स्मोक आमतौर पर नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड सहित ग्रीन हाउस गैसों के जमा होने से बनता है। स्मोक के निर्माण में प्रमुख योगदानकर्ता ऑटोमोबाइल से औद्योगिक, कृषि आग, प्राकृतिक जंगल की आग आदि है। तो देखो अगर हमारी CO2 हमारी धुंध के साथ मिल जाती है, कोहरा, तो हमारा स्मोक बन जाता है। CO2 क्या है, हमारी एक वो गैस है, ग्रीन हाउस गैस। अगर हम ग्रीन हाउस गैसें ज़्यादा बनाएंगे तो सर्दियों के मौसम में ग्रीन हाउस गैस हमारी CO2 कोहरे के साथ मिक्स होगी, स्मोक बन जाएगा और हमें दूर तक दिखना कम हो जाएगा। स्मोक में हम दूर तक देख नहीं सकते, धुंध ज़्यादा पड़ती है इसमें। नेक्स्ट है हमारा अम्लीय वर्षा। देखो अम्लीय वर्षा क्या है, हमारी एसिड रेन हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ा रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाने का मतलब है हम अपने पर्यावरण, जो हमारा वायुमंडल है, उसे प्रदूषित कर रहे हैं। वायुमंडल में ज़्यादा हानिकारक गैसें छोड़ रहे हैं। जब ये हमारी पृथ्वी है, इसके आसपास ये वायुमंडल है। जब वर्षा होती है तो वर्षा वायुमंडल से होते हुए तो पृथ्वी पर आती है। तो जब वर्षा वायुमंडल से होते हुए पृथ्वी पर आएगी तो ये हानिकारक गैसें बरसते हुए पानी के साथ मिक्स हो जाती हैं और वो पानी अम्लीय हो जाता है। इस वजह से अम्लीय वर्षा होती है हमारी। तो इससे क्या होता है, हमारा जल प्रदूषण हो जाता है, हमारा जो नदी और झीलों का पानी भी अम्लीय हो जाता है। तो ये जो हमारी ग्रीन हाउस गैसें हैं ये अम्लीय वर्षा को कराने में भी हेल्प करती है। और जब जल अम्लीय हो जाता है तो वहाँ पर जो जलीय जीव हैं वे नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास थी, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के क्या कारण होते हैं, उनके प्रभाव क्या होते हैं। आई होप इस टॉपिक को अब आप अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड के सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।